Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the remaining part of group 15 elements of P block elements. Students, आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 ग्रुप एलिमेंट्स की जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करूँगी ताकि वो आपको समझ में आ जाए इजीली और वो लर्न भी हो जाए। तो मेन पर्पस है कि सभी रिएक्शंस को एक साथ लिस्ट करने से आपको वो इजीली लर्न हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर जो मेन केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस लैब मेथड। नाइट्रोजन गैस को बनाने का लैब मेथड देखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले आता है आपका ए मेथड, जिसमें हम अमोनियम नाइट्राइट्स को हीट करेंगे और उसको हीट करने से हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी प्लस क्या मिलेगा, वाटर। इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन स्टूडेंट्स। यहाँ से हमने एन लिया, यहाँ से एन लिया और इस तरह से क्या बन गया N2 और फिर H और O ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर। तो पहला मेथड जो है स्टूडेंट्स ये अमोनियम नाइट्राइट है। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स कि इसका नाम क्या है, अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है। सेकंड मेथड इसमें जो आता है स्टूडेंट्स वो है इसके अंदर अमोनियम डाइक्रोमेट। ये देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर इसको हीट करते हैं तब भी हमें नाइट्रोजन गैस और वाटर, ये तो हमें अमोनियम नाइट्राइट से भी मिल रहे थे, तो नाइट्रोजन और वाटर आपको अमोनियम डाइक्रोमेट से भी मिलेंगे प्लस एक साइड प्रोडक्ट आपको और मिलेगा और वो है क्रोमियम ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स डाइक्रोमेट आ रहा है तो इससे रिलेटेड एक हमें प्रोडक्ट मिलेगा और वो मिलेगा हमें क्रोमियम ऑक्साइड। उसके बाद में जो सी मेथड है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लेंगे सोडियम एजाइड और जब सोडियम एजाइड को हम हीट करेंगे तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, सोडियम और नाइट्रोजन दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 3 मेथड्स हो गए, 3 लैब मेथड्स हो गए नाइट्रोजन गैस को बनाने के लिए। सबसे पहले हमने इसमें लिया अमोनियम नाइट्राइट, फिर हमने लिया अमोनियम डाइक्रोमेट और फिर हमने लिया सोडियम एजाइड। तीनों को ही हमने हीट किया है तो हमें कौन सी गैस मिल गई है, नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। स्टूडेंट्स अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जिसमें हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं और इस प्रोसेस का एक पर्टिकुलर नाम है एंड दैट इज़ हैबर प्रोसेस। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है और रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। N2 + 3H2 जो है वो अमोनिया गैस बनाएगी एट वेरी हाई प्रेशर, दैट इज़ 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि 200 टाइम्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एंड एट 700 केल्विन। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक है और हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हैबर प्रोसेस जो है इससे अमोनिया गैस जो हम बनाते हैं उसका क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है। क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो लॉ अप्लाई होगा, जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल होगा। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, यहाँ हमें स्टूडेंट्स 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं प्रोडक्ट के, जबकि रिएक्टेंट में 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के, यानी टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम जो है प्रोडक्ट साइड पे प्रेशर कम है, क्योंकि ये सब गैसियस स्टेट में है, तो प्रोडक्ट साइड पे प्रेशर कम है तो हम प्रेशर को बढ़ा देंगे, यानी कि प्रेशर हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हाई कर देंगे, दैट इज़ अप टू 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि रिएक्शन हमारी कहाँ जाए, फॉरवर्ड में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया गैस बने। सेकेंडली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है वो टेम्परेचर को हम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, लो रखेंगे टेम्परेचर को। क्यों लो रखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर जो है वो
ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इसमें हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज हो रही है यानी प्रोडक्ट साइड पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर क्या कर दें, लो कर दें, दैट इज़ अप टू 700 केल्विन। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब हमने टेम्परेचर लो कर दिया तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। तो उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ में लेंगे, और वो कैटलिस्ट क्या होगा, आयरन। और कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम प्रमोटर यूज़ में लेंगे, जो कौन होगा, मोलिब्डेनम। तो स्टूडेंट्स द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ कैन यू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ अमोनिया। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटेलियर प्रिंसिपल, temperature should be low, pressure should be high, and we use catalyst to increase the rate of chemical reaction, that is iron, and to increase the activity of iron we use the promoter, that is molybdenum। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली कुछ रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली भी आपकी। इसमें हम नाइट्रोजन के डिफरेंट काइंड्स के ऑक्साइड बनाएंगे। हालांकि इस साल आपके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, बट ये कुछ जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इन रिएक्शंस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो बन ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो रिएक्टेंट साइड पर आप यूज़ में ले रहे हो, तो जैसे कि यहाँ आपने HNO3 काम में लिया है, जैसे कि यहाँ हमने HNO3 काम में लिया है, यहाँ अमोनिया काम में लिया है, लेड नाइट्रेट काम में लिया है, HNO3 काम में लिया है, तो इनके लिए ये क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली रिएक्शन देखो, अमोनियम नाइट्रेट, इसको हीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमें मिल रही है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, साथ में वाटर। अब देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन हमने यहाँ पे करी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लिया था अमोनियम नाइट्राइट, तो हमें मिला N2 एंड H2O। अब हम ले रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, और इस तरह से N2 की जगह हमें क्या मिल जाएगा, N2O। तो अगर हम इस तरह से कंपेयर करके करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें ये लर्न हो जाएगा। अगली रिएक्शन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कॉपर की रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, तो हमें एक तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो स्टूडेंट्स, कॉपर और NO3 मिलकर क्या बना देंगे, कॉपर नाइट्रेट बना देंगे। साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें NO मिलेगा और साथ में हमें वाटर मिलेगा। देखो नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड तो आपको मिलेगा ही, यहाँ मिला नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ मिल गया नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर यहाँ भी था, वाटर यहाँ भी था। यहाँ एक प्रोडक्ट आपको कॉपर के कारण मिला और वो मिला आपको कॉपर नाइट्रेट, और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, कॉपर की वैलेंसी +2 है और नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है, तो क्रिस क्रॉस करने से हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगले में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अमोनिया लिया, और अमोनिया की रिएक्शन हम O2 के साथ करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो अगेन हमें यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में वाटर मिल रहा है, यानी फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शन दोनों में ही जो है हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, हीट करने से हमें एक तो ऑक्सीजन गैस मिलती है, तो ये ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन का भी मेथड है, और साथ में एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और PbO, जो Pb से रिलेटेड हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा PbO। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक ब्राउन कलर की गैस मिल रही है प्लस ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ठीक, अब मैं स्टूडेंट यहाँ पर कॉपर की दूसरी रिएक्शन बता रही हूँ, HNO3 के साथ ही है, लेकिन कंडीशन बदल गई है। यहाँ पर आपने HNO3 लिया है कंसनट्रेटेड, पहले जो हमने HNO3 लिया था स्टूडेंट्स वो था हमारा डाइल्यूट, ये हमारा था डाइल्यूट HNO3, और यहाँ हम ले रहे हैं कंसनट्रेटेड HNO3, तो प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जबकि इस केस के अंदर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो आपको मिल रहा था नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, तो अगर हम डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है, और अगर आप कंसनट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है। बाकी के प्रोडक्ट्स दोनों में सेम है, दोनों के अंदर ही आप देख रहे हो कि आपको कॉपर नाइट्रेट मिल रहा है, यहाँ भी कॉपर नाइट्रेट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, यहाँ भी वाटर मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से हमें 3 to 7 जो रिएक्शंस है इसमें नाइट्रोजन के कोई ना कोई ऑक्साइड्स बन रहे हैं। अगली जो 8 to 12 रिएक्शंस है स्टूडेंट्स, इन सब में PH3 गैस मिल रही है। PH3 गैस का मतलब होता है
फॉस्फीन गैस। ठीक है, तो देखो ये PH3 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 PH3, तो ये फॉस्फीन गैस को बनाने के मेथड्स हैं। अब ये भी आपके सिलेबस से हट गए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमें फिर भी ये करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आप रिएक्टेंट साइड पे जो चीज़ काम में ले रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में हो सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसलिए हमें कर लेना चाहिए। तो इसके अंदर आप देखिए कि सबसे पहले हमने क्या लिया है, बहुत बार पूछा है स्टूडेंट बोर्ड में, ये कैल्शियम फॉस्फाइड हमने लिया। देखो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स, +2 होती है, और फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, -3 होती है। तो क्रिस क्रॉस करके हमें कौन सा फॉर्मूला मिल गया, Ca3P2 मिल गया। और जब हमने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो हमें एक तो PH3 मिल गई और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ठीक है, अब कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन वाटर की जगह पर हमने किससे करा दी, HCl से करा दी। तो स्टूडेंट्स अगेन PH3 तो मिलेगा ही, और यहाँ पे Cl से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, अब हमने स्टूडेंट्स वाटर की रिएक्शन कराई एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से। अभी हमने क्या लिया था, कैल्शियम फॉस्फाइड, अब हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स Al की वैलेंसी भी +3 है और फास्फोरस की वैलेंसी -3 है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, Al-P। और इस तरह से यहाँ पर हमें फॉस्फीन गैस मिल गई, प्लस एल्यूमिनियम का क्या मिल गया, हाइड्रोक्साइड। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, जब भी हम वाटर को यूज़ में ले रहे हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन है स्टूडेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बताओ कहाँ करी हमने, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर करा था ये वाला, कि अगर हम 4H3PO3 लेते हैं तो हमें यहाँ पर H3PO4 प्लस क्या मिलता है, PH3 मिलता है। और ये रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप देखिए तो फास्फोरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर मिलकर एक सॉल्ट बनाते हैं जो है सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड, और साथ में हमें मिल रही है PH3 गैस। तो स्टूडेंट्स जो हमारी ये वाली रिएक्शन है 8 to 12, ये सभी रिएक्शंस के अंदर PH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर मैं इससे पहले की रिएक्शंस लूँ, यानी कि अगर मैं 3 to 7 लूँ, तो इन सब में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर मैं उससे पहले की रिएक्शंस लूँ स्टूडेंट्स, व ABC, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या मिल रही है, अमोनिया गैस मिल रही है। और अगर मैं उससे पहले की रिएक्शंस लेती अगर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बनाने की मेथड्स हैं, जिसमें हमारा पहला मेथड ये था, दूसरा मेथड ये आ गया और तीसरा मेथड ये आ गया। तो अगर हम इस तरह से कनेक्ट करके इनको लर्न करेंगे तो ये रिएक्शंस आपको लर्न हो जाएंगी। और आप डेली की 5 रिएक्शंस लर्न करना स्टूडेंट्स, तो ये धीरे धीरे करके आपको लर्न हो जाएंगी। अगली जो रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका आता है, हम फास्फोरस की, वाइट फास्फोरस की रिएक्शन करा रहे हैं। और यदि हम इसकी रिएक्शन SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें मिल रहा है PCl3, साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल रहा है SO2 एंड H2Cl2। ठीक है, जब इसी की रिएक्शन हम 3Cl2 से करा रहे हैं तब भी हमें PCl3 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको PCl3 मिल रहा है। अब यदि हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दें स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन चेंज कर दें, यहाँ अगर हम 10Cl2 ले लें तो हमें PCl5 मिल जाएगा, और अगर 10SOCl2 ले लेते हैं तो हमें PCl5 मिल जाएगा। यानी कि अगर हम स्टूडेंट्स SOCl2 की अमाउंट चेंज कर दें या क्लोरीन की अमाउंट चेंज कर दें तो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। कम ले रहे हैं तो PCl3 बन रहा है, ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, PCl5 बन रहा है। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, अगर हम इसमें PCl5 की वाटर एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें H3PO4 मिलता है, जिसको बोलते हैं हम फास्फोरिक एसिड। ठीक, 18th नंबर पे जो रिएक्शन है स्टूडेंट, उसमें हम PCl3 और PCl5 जो है आर यूज टू, वो PCl3 एंड PCl5 का फंक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अगर हमें OH ग्रुप को Cl ग्रुप से रिप्लेस करना होता है तो वहाँ हम फास्फोरस ट्राईक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को यूज़ में ले सकते हैं। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक में कर चुके हैं। जैसे CH3COH है, PCl3 से रिएक्शन कराई हमने, तो ऐसी स्थिति में OH, ऐसी स्थिति के अंदर OH जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में। ठीक है, अगर हमने अल्कोहल ले लिया तो इसका भी OH किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में। अगर हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लिया तो इसका भी OH किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो
ये इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिल गया, C6H5SO2Cl मिल गया। ठीक है, तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है 2 OH ग्रुप है। जब PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो दोनों OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरह से हमें सल्फ्यूरिल क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि या तो H3PO3 बन रहा है या H3PO4 बन रहा है। तो आप देखिए इसके अंदर H3PO3 बन रहा है, H3PO4 बन रहा है। हम P4O6 की रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो H3PO3 बन रहा है। अगर P4O10 की कराते हैं तो हमें वाटर मिल रहा है। यानी यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5 है। तो ऑक्साइड्स अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ऑक्सो एसिड्स भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये वाइट फास्फोरस बनाने की रिएक्शन है स्टूडेंट्स। जब कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कोक की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें वाइट फास्फोरस मिल जाता है। अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स एक्चुअली PH3 की प्रॉपर्टी हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो देख लीजिए कि इसमें आपको क्या हो रहा है कि जब HgCl2 या कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर यहाँ हमें मिल रहा है मर्क्यूरिक फॉस्फाइड और यहाँ हमें मिल रहा है क्यूप्रिक फॉस्फाइड। अब एक्चुअली स्टूडेंट रिएक्शन बहुत आसान है। यहाँ पे रिएक्शन होगी P और Hg के बीच में, यहाँ होगी P और Cu के बीच में। तो Hg की वैलेंसी कितनी है, +2 है, और फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है, -3। क्रिस क्रॉस किया हमने तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, Hg3P2। इसी तरीके से इस केस के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, ये P है और ये C है, Cu है। तो Cu की वैलेंसी कितनी हो गई, +2, और P की वैलेंसी कितनी हो गई, -3। क्रिस क्रॉस किया, फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, Cu3P2 मिल गया। ठीक है, जब हम आयोडीन की रिएक्शन स्टूडेंट्स HNO3 के साथ में कराते हैं तो यहाँ HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और हमें हाइड्रोजन आयोडिक एसिड मिलता है, HiO3 मिल जाता है। एक स्टूडेंट्स N2O4 बनाने का मेथड है कि अगर हमें पता है कि NO2 डाइमराइज होता है तो जब ठंडे में ये डाइमराइज होता है और जब हीट करते हैं तो अगेन रिवर्स रिएक्शन हो जाती है और N2O4 अपने मोनोमर NO2 में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ये N2O5 बनाने का मेथड है इसमें। जब हम HNO3 की रिएक्शन P4O10 के साथ कराते हैं तो हमें HPO3 और N2O5 मिलता है। यहाँ पर भी HNO3 किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी के नाइट्रोजन 15 ग्रुप एलिमेंट्स पार्ट 2 के अंदर स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूँगी कि HNO3 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हैं जो सिलेबस से हट गए हैं, इसलिए मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स इनको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके आई थिंक एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस आ जाएंगी। ये भी वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि सिंपल है तो इसमें मैं आपको सिंपल बातें ही बता देती हूँ कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। एलोट्रोपिक फॉर्म्स स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट की वो होती हैं जिसमें कि एक एलिमेंट जो है वो कई फॉर्म्स के अंदर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं उनकी एलोट्रोपिक फॉर्म। जैसे फास्फोरस 3 फॉर्म्स में मिलता है, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, वाइट, रेड एंड ब्लैक। तो सबसे पहला जो स्टेप है स्टूडेंट्स इनकी प्रिपरेशन का है जो आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाली जो रिएक्शन है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट्स की जो वाइट फास्फोरस होता है ये डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है, यानी कि अलग सेपरेट मिलता है, अकेला मिलता है ये, और इसकी जो शेप होती है वो इस तरह की आ जाती है। शेप आप देखिए, ये शेप में हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाता है, sp3, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाता है, शेप टेट्राहेड्रल हो जाती है, बॉन्ड एंगल इसमें 60 डिग्री का आ जाता है। लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट से चेंज होकर के इसका जो होता है, इसका जो आएगा आपका वो इस तरह की शेप आ जाएगी। ठीक है, जो आपका ब्लैक फास्फोरस होता है स्टूडेंट्स, रेड फास्फोरस जो होता है, रेड फास्फोरस जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर मिलेगा। रेड फास्फोरस आपको मिलेगा
पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर मिलेगा और वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। यानी जो ये वाइट फास्फोरस है इसी से हम क्या बना सकते हैं, वाइट फास्फोरस से ही हम रेड फास्फोरस बना सकते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनको हटा देंगे, इन वाले बॉन्ड्स को, और ये बॉन्ड हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमें इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म मिल जाएगी। और जो हमारा ब्लैक फास्फोरस है स्टूडेंट्स, वो जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा। ये बेंजीन की तरह इसमें हेक्सागोनल शेप है और ये सब आपस में लेयर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो अगर हमें सिंपली करना है तो स्टूडेंट्स ये कौन सी फॉर्म में मिल गया, हमें लेयर्ड फॉर्म में मिल गया। ये कौन सी फॉर्म में मिला, पॉलीमेरिक फॉर्म में मिला। और ये हमें मोनोमेरिक फॉर्म में डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर मिला। ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो है इसमें मेन बात जो आती है ये कि भाई ये तो हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, कलरलेस होता है। रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो ब्लैक होता है लेकिन उसमें मेटेलिक क्लस्टर होती है। और जो वाइट फास्फोरस होता है ये लाइट में येलो कलर का हो जाता है। ये सॉफ्ट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, वैक्सी होता है, वाइट सॉलिड होता है, गार्लिक स्मेल होती है इसके अंदर, और इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। ठीक है। जो रेड एंड ब्लैक फास्फोरस होते हैं ये नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन जो वाइट फास्फोरस होता है ये पॉइजनस होता है और इसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है फूजी जॉ। ठीक है। उसकी वजह से जॉ बोन्स जो हो जाती हैं वो डीके होना शुरू कर देती हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो तीनों में ही एक है स्टूडेंट्स। तीनों के तीनों वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, तीनों टाइप्स इसकी। और तीनों की तीनों टाइप्स जो है वो ऑर्गेनिक, ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल होते हैं। कौन, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस। लेकिन जो वाइट फास्फोरस है ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर अगला देखती हूँ स्टूडेंट्स तो उसके अंदर हम देख लेते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो रेड एंड वाइट फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेड का ज़्यादा होगा वाइट से, और ब्लैक का जो है वो रेड से भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए होगा स्टूडेंट्स क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और इनके अंदर जो फास्फोरस का मॉलिक्यूल है वो अकेला मिल रहा है। फास्फोरस का मॉलिक्यूल अकेला मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में डिस्क्रीट हो गया। डिस्क्रीट हो गया तो ये जो है इसका साइज स्मॉल हो जाएगा। साइज स्मॉल हो गया तो वॉन्डरवॉल फोर्स कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। वॉन्डरवॉल फोर्स वीक हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ तक बात रिएक्टिविटी की आती है स्टूडेंट्स, तो ये वाले जो होते हैं आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और केवल 1070 केल्विन तक ही स्टेबल होते हैं वेपर फेस के अंदर। और रेड और ब्लैक से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें 60 डिग्री का एंगल होता है जिसकी वजह से एंगल में स्ट्रेन हो जाता है, खिंचाव आ जाता है और इसीलिए बॉन्ड्स जो होते हैं कंपैरेटिवली वीक हो जाते हैं। हवा में अगर रखो इनको तो ये जो है दे कैन कैच फायर, आग पकड़ लेते हैं और जो ये ग्रीनिश ग्लो के साथ में जलते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिल्यूमिनिसेंस या फास्फोरेसेंस। ठीक है। जबकि ये वाले जो होते हैं कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक। लेस रिएक्टिव होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। जो आपके ब्लैक फास्फोरस होता है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक ग्रेफाइट। और जो ये आपका रेड फास्फोरस होता है इसमें बस आपको इतना ही करना है कि ये रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। और वाइट फास्फोरस के बारे में स्टूडेंट्स एक और बात करनी है कि ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से इनको वाटर के अंदर जनरली रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने कुछ मेन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करा जो 15 ग्रुप से रिलेटेड थी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स मैंने उनको इस तरह से लिस्ट करा कि वो आपको किसी तरीके से याद हो जाए। तो सेम टाइप की केमिकल रिएक्शंस को मैंने एक साथ रखा और उसके बाद इन बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।